नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। विशाल, खुशबू, खुशी, रोहित, रानी, नागनेंद्र, मुन्ना, राज ठाकुर, प्रिया, सुधीर, रामनाथ, उसके बाद नरेंद्र, ब्रिजमोहन, विमल, पारुल, महेश, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और भाई आपका रिवीजन तो जबरदस्त चल ही रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा जी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं अनुसूचियां। क्या पढ़ाने वाली हूं मैं आपको? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अनुसूचियां, जिन्हें आप कहते हैं शेड्यूल्स। ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एंड में मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन और जो कल मैंने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे उनका रिवीजन करवाऊंगी। तो आपको ध्यान से चीजों को समझना है ताकि आप दोनों के आंसर्स को अच्छे से अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब ध्यान से। अब मेरा आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि आप मुझे बताएंगे कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। जो मूल संविधान है यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बेटा, उसे कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान। और आपको बताना है कि भाई वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। वर्तमान यानी कि इन प्रेजेंट आप इनकी संख्या बताएंगे, इनका नंबर्स बताएंगे और मूल संविधान में इनकी संख्या बताएंगे। नंबर्स, ठीक है, यहां पर भी बताइएगा संख्या कितनी है, नंबर कितना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और वर्तमान में। बहुत बढ़िया मैम। अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी संख्या थी 8 और वर्तमान में इनकी संख्या है 12। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो संविधान है, इस संविधान में अगर हम कोई भी चीज जोड़ते हैं तो वो आपका संशोधन के द्वारा जुड़ती है, या कोई भी चीज हटाते हैं तो भी संशोधन के द्वारा ही हटाई जाती है। यानी संविधान में किसी भी तरीके का परिवर्तन होगा, किसी भी चीज को जोड़ना या किसी भी चीज को हटाना, दोनों में ही हमें संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपका, अगर हम बताएं यहां पर, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि भाई जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल 8 थी, तो बाकी की जो 4 हैं वो मैम जोड़ी गई होंगी। ठीक है, वो बाकी की मैम 4 जो हैं वो जोड़ी गई होंगी। तो कब जोड़ी गई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्रथम अनुसूची में क्या है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? प्रथम अनुसूची जिसे हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची जिसे हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। इसमें बेटा आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। इसमें आपका बताया गया है, कुल बताकर बताऊं कि भारत के बारे में, जो आपका या हमारा प्यारा सा भारत देश है उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है इसमें हमारे पास 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और हम कह सकते हैं कि यहां पर मैम 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इन सब से मिलकर बना हुआ है मैम हमारा प्यारा सा भारत, जिन्हें हम कहते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है मैम? इनसे मिलकर बना हुआ है हमारा प्यारा सा भारत। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारा एक देश है भारत। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में इसमें केवल इतनी ही बात, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भाई भारत के बारे में बात की गई है। भारत के बारे में क्या बात की गई है मैम? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपकी सेकंड शेड्यूल। सेकंड में किसके बारे में बात की गई है? सिंपल एक वर्ड आपको याद रखना है कि सैलरी की बात की गई है, यानी मैम वेतन की बात की गई है। तो भाई किसका वेतन, किसके वेतन की बात की गई है? जैसे बेटा राष्ट्रपति जी का वेतन, ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी की बात आपकी की गई है।
उसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नर का वेतन, यानी कि राज्यपाल की सैलरी की बात की गई है, राज्यपाल। उसके बाद बेटा जी जो आपके जजेस होते हैं, यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट कॉइन आएगा आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड मैम हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी सैलरी की बात भी आपके शेड्यूल 2 में की गई है। उसके अलावा बेटा आपका स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन की बात की गई है। उसके अलावा किसकी बात की गई है मैम? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी कि सभापति और उपसभापति का वेतन, सभापति और हम कह सकते हैं मैम उपसभापति का वेतन। सभापति और उपसभापति, इनके वेतन की बात की गई है। ठीक है। उसके अलावा बेटा आपके जो होते हैं यहां पर एक होता है कैग, जिसको आप कहते हैं कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपके इनकी सैलरी की बात भी शेड्यूल 2 में की गई है। महालेखा परीक्षक, आपसे ये कम पूछा जाएगा कि किस किस की सैलरी की बात है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि शेड्यूल 2 में क्या है। तो सैलरी, वेतन किसकी मैम? पदाधिकारियों की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी की बात यहां पर की गई है। ठीक है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, इनको फिर मैं शॉर्ट में भी लिखवाऊंगी शेड्यूल्स को, पहले आप डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, वेरी गुड मैम। थर्ड में शपथ है। आगे चल सकते हैं बेटा। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती है वीरू, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट के नाम से कोई काम ही नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन की मिलती है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की सैलरी नहीं मिलती है उनको, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की सैलरी उनको नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चल सकते हैं अगर आपने लिख लिया हो तो। आगे चल सकते हैं बेटा जी। आगे देखिए, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आपका नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है बच्चे थर्ड शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? थर्ड है। और थर्ड में एक सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, शपथ दी गई है। ठीक है, ओथ दी गई है। जो आपके पदाधिकारी होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, जब ये अपनी पोस्ट पर बैठते हैं तो उससे पहले उन्हें शपथ लेनी होती है। अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो उन्हें उस पद के लायक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे तीसरे में क्या है? ओथ। तो किस किस की ओथ दी गई है पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो बेटा इसमें जो ओथ दी गई है वो आपकी दी गई है जजेस की, जजेस की ओथ है, यानी कि न्यायाधीशों की। ठीक है, किसकी ओथ दी गई है? न्यायाधीशों की। जजेस की ओथ इसमें दी गई है। और न्यायाधीश कहां के? तो मैम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मैम हाई कोर्ट के जजेस, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय और मैम उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों की शपथ कहां पर दी गई है? शेड्यूल 3 में दी गई है, अनुसूची 3 में दी गई है। उसके अलावा और किसकी शपथ है इसमें? और मैम इसमें जो शपथ दी गई है वो एमपी की दी गई है, एमएलए की दी गई है, एमएलसी की दी गई है। मैम इनकी फुल फॉर्म बताओ। एमपी का मतलब होता है बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हैं संसद का सदस्य, जिसको आप कहते हैं संसद का सदस्य या सांसद, या आप इसको शॉर्ट में कहते हैं सांसद। ठीक है। उसके बाद एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हम कह सकते हैं विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, जिसे हम कहते हैं विधायक, जिसे हम क्या कह सकते हैं? विधायक। फिर एक आपने लिखा है मैम एमएलसी। एमएलसी की फुल फॉर्म होती है बच्चे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप कहते हैं विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य। तो इसकी शपथ भी इसमें दी गई है। उसके बाद यह आपको डिटेल में क्यों लिखवाया जा रहा है? क्योंकि बच्चा पूछने लगता है। आपके पीएम की शपथ इसी में है, प्रधानमंत्री की, जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की शपथ इसी में है, जिसे आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा बच्चे आपके लिखिएगा यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, संघ एवं राज्य मंत्री, संघ एवं राज्य मंत्री, इनकी शपथ भी इसी में है। आपका कैग, इसकी शपथ भी है। तो कैग आपका फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया। इन सबकी शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी शपथ, किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है? अनुसूची यानी कि शेड्यूल 3 में नहीं है, नहीं है ये क्वेश्चन। तब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति की नहीं है, यानी प्रेसिडेंट की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। तो मैम कहां पर है बेटा? इनकी शपथ दी गई है आपकी आर्टिकल 60 में। फिर आप कहोगे उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है इसमें। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, इनकी शपथ कहां पर है मैम? आर्टिकल या अनुच्छेद 69 में। और किसकी शपथ नहीं है? तो एक है मैम गवर्नर यानी कि राज्यपाल, एक है मैम राज्यपाल यानी कि गवर्नर। और बच्चा इनकी शपथ दी गई है आर्टिकल 159 में। तो इन तीनों की शपथ शेड्यूल 3 में नहीं है, इन तीनों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। बच्चा आपको ये बता देना चाहूं कि पहले आपको जो पढ़ाया जाता है आप उस पर फोकस किया करो। ज्यादातर बच्चों की ये दिक्कत होती है कि जो टॉपिक नहीं चल रहा है वो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करते हैं, जिसका टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। अब बेटा मैं जब आपको यहां शपथ पढ़ा रही हूं तो इसमें एज का क्या मतलब है आप मुझे बताओ। आप मुझे बताइए एज का यहां क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है।
लेकिन हम टॉपिक से हटके क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको टॉपिक से हटकर अगर चीजें बताऊंगी तो ना तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और ना ही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो समझ में आएगा। तो बच्चे, जो आपको बताया जा रहा है पहले आप उसके बारे में यहां पर ध्यान से सुने, ठीक है? आगे चलिए। अब यहां तक आपने लिख लिया है, यहां तक लिख लिया है तो फिर मैं आगे चल पाऊंगी। कैग का फुल फॉर्म देखिए जरा, इधर पीछे लिख दिया था मैंने, ये रहा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो चीज एक बार लिखी जा चुकी है बच्चा, उसे आप बार बार क्यों लिखवाएंगे फिर, है ना? आगे देखिए, आगे फिर हम बात करते हैं और वो है बच्चे शेड्यूल 4। फोर्थ में क्या कहा गया है? आपका संसद का एक सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी हम लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लेकिन किस किस के बीच, किसके बीच सीटें बांटी जाती हैं? तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि आप यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे कि मैम जो सीट्स का अलॉटमेंट किया जाता है, जो आवंटन किया जाता है, वो किया जाता है केंद्र, सॉरी एक मिनट, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। इन दोनों के बीच मतलब स्टेट और यूटीज के बीच में, इन दोनों के बीच। तो मैम कितने राज्यों को सीट दी गई है? तो बेटा जी 28 राज्यों को। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जिनको सीट दी गई है? केवल बच्चा 3 को। कौन कौन से हैं 3? फर्स्ट लिखिएगा दिल्ली, सेकंड लिखिएगा पुदुचेरी और थर्ड लिखिएगा बेटा जी, सेकंड लिखिएगा पुदुचेरी और थर्ड लिखिएगा बेटा जी जम्मू एंड कश्मीर। पूरा लिख देती हूं मैं, जम्मू एंड कश्मीर। मैम बाकी 5 को क्यों नहीं दी गई है? बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें क्यों नहीं दी गई हैं? क्योंकि बच्चे आप ध्यान रखेंगे, बेटा लिख लो इंग्लिश में, बिटवीन स्टेट एंड यूटीज, स्टेट्स एंड यूटीज लिख लीजिए इंग्लिश में। मैम बाकी 5 को क्यों नहीं दी गई? बाकी 5 में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। बाकी 5 में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, नहीं है। इसीलिए इन 5 को नहीं दी गई, बस 3 को दी गई है। यानी राज्यसभा में सीटें उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास विधानसभा होगी। जिस राज्य या जिस केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होगी, केवल उन्हीं को क्या मिलेगी? उन्हीं को मैम केवल और केवल राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। बाकी 5 में नहीं है। वो बाकी 5 कौन से हैं मैम? तो बेटा देखो, आपका एक है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद है एक आपका लक्षद्वीप, एक है आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, एंड दमन द्वीप। एक है बेटा जी आपका चंडीगढ़ और एक है बेटा जी लद्दाख। तो इन 5 में विधानसभाएं नहीं हैं, इसीलिए इन 5 को यहां पर सीटें नहीं हैं। इन 5 को लिख लेना, इन 5 को राज्यसभा में सीटें नहीं हैं। इन 5 को
राज्यसभा में सीटें नहीं हैं, राज्यसभा में सीटें नहीं हैं। आप पूछोगे क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इन पांचों में विधानसभा नहीं है, क्योंकि मैम इन पांचों में विधानसभा नहीं है, इसलिए इन पांचों को राज्यसभा में सीटें नहीं हैं। बेटा 159 होगा, मैंने 59 लिख दिया है क्या? नहीं, 159 ही तो लिखा है, सही तो है। 159 में है गवर्नर की ओथ, 59 में नहीं है बच्चे। ठीक है, तो इसका रीजन समझ में आया कि बाकी पांच में क्यों नहीं है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे फटाफट, एक बार थम्स अप करेंगे या स्माइली कर देंगे, अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइली दे दिया करो भाई, है ना। आगे देखिए फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में बेटा जी बात की गई है एससी और एसटी की। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये जो होते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो एससी एसटी के जो क्षेत्र हैं, एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण को लेकर, प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एरिया, एससी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। क्या कौन से क्षेत्रों के एससी एसटी? तो आप कहोगे कि मैम हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे भारत में जितने एससी एसटी हैं उन सभी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात, पूरे भारत के जितने एससी एसटी हैं सब में कैसे प्रशासन और नियंत्रण होगा उनके क्षेत्रों में, उसकी बात कहां की गई है मैम? शेड्यूल फिफ्थ में की गई है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में अंतर क्या है? सो सिक्स्थ में केवल एसटी की बात, एसटी क्षेत्रों का प्रशासन और एवं नियंत्रण। मैम एक ही चीज को दो बार क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि बेटा देखो पहले वाले में एससी एसटी दोनों की बात है और सिक्स्थ वाले में केवल एसटी की बात है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो एसटी आपको मैं बता रही हूं यहां पर, इसमें आपके 4 राज्य हैं जो आपके एसटी के क्षेत्र हैं, उनकी स्पेशल बात की गई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और बेटा जी मिजोरम। यानी फिफ्थ वाले में और सिक्स्थ वाले में क्या अंतर है मैम? फिफ्थ वाले में पूरे भारत में एससी एसटी और सिक्स्थ वाले में मैम केवल 4 राज्यों के एसटी के प्रशासन और नियंत्रण की बात। इसकी एक ट्रिक हो सकती है, और वो ट्रिक क्या हो सकती है? आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में क्या करने जाते हैं? पैसा निकालने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। ये आपकी सिक्स्थ शेड्यूल हो चुकी हैं। और जब मैं एंड में रिवीजन कराऊंगी ना, एकदम शॉर्ट में लिखूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में, और तब मैं नहीं बोलूंगी तब आप बोलेंगे, तब मैं नहीं बोलूंगी तब आप बोलेंगे। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे चलें बेटा, यस या नो बोलिए फटाफट। आगे आइए। फिर देखिएगा सेवंथ, इसमें क्या किया गया है मैम? सातवीं अनुसूची यानी 7 दिन केंद्र और राज्य झगड़ा करते थे, तो यहां पे क्या किया गया है कि इनके झगड़े को सॉल्व किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। क्यों किया गया है शक्तियों का विभाजन? क्योंकि मैम ये लड़ते रहते थे, ये आपस में झगड़ा करते थे 7 दिन। देखो 7 दिन
कौन झगड़ता था? केंद्र और राज्य। तो इनके बीच क्या कर दिया गया? डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। अब देखो यहां पे मैं आपको बताती हूं, आपके घर में ले जाकर समझाती हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो एक घर होता है, घर में एक होती है देवरानी, एक होती है जेठानी। अब दोनों लड़ती रहती हैं, है ना, किसके लिए? काम के लिए। जेठानी कहेगी मैं बड़ी हूं, मेरी ज्यादा शक्ति है, देवरानी कहेगी मैं भी घर की बहू हूं, मेरी भी कुछ शक्ति है। तो ऐसे ही केंद्र और राज्य देवरानी और जेठानी की तरह लड़ते थे। तो यहां पे जब ये दोनों लड़ते थे तो इनको कहा गया कि तुम लड़ो मत देवरानी जेठानी की तरह, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे काम बांट देते हैं। अब दोनों खुश हो गए, चलो ये बढ़िया सॉल्यूशन है, ये अच्छा है। तो जो आपकी जेठानी है वो कौन है? केंद्र। तो केंद्र को बोला कि सुनो केंद्र, तुम्हारे लिए हम बना रहे हैं संघ सूची, तुम्हारे लिए हम बना रहे हैं एक यूनियन लिस्ट, और इस यूनियन लिस्ट में केवल तुम ही काम करोगे और इसमें 100 विषय होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं वर्तमान में? मैम 100। और इन पर कानून कौन बनाता है? इन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, आगे चलिए। फिर देवरानी यानी कि राज्य से बोला कि तुम भी नाराज मत हो, तुम छोटी हो, तुम्हारे लिए कम काम रखा गया है, यानी कि स्टेट लिस्ट बना दी गई। और स्टेट लिस्ट बनाकर कहा गया कि भाई इसमें है 61 विषय, यानी 61 सब्जेक्ट हैं, तो तुम इन पर काम करोगी, इसमें तुम्हारी जेठानी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी केंद्र सरकार कोई भी दखलंदाजी नहीं देगी। ठीक है। और फिर कहा गया लेकिन देखो कभी कभी तुम्हें दिखावा भी करना होगा, घर में रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें मिलकर काम करना होगा। तो इनसे कहा गया कि तुम्हें कभी कभी मिलकर काम करना होगा, तो उसके लिए बनाई गई एक समवर्ती सूची। अब जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि भाई समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसे कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। और इसमें कहा गया कि दोनों मिलकर काम करना, इसमें है 52 सब्जेक्ट्स, यानी 52 विषय। और इसमें अब कहा गया कि चलो हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन मिलकर काम करने में भी झगड़ा हो जाता है, फिर किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की बात मानी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। मैम वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आगे चलिए। अब भाई इनका झगड़ा खत्म हुआ, अब आते हैं हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? मैम 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज है इसमें। तो ये जो लैंग्वेज है, आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी थी, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नंबर बताओ। मूल संविधान में कितनी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, और बताओ कि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान। तो आप कहोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैम 14 थी, और इन प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो मैम इनकी संख्या हो चुकी है 22। तो जब 22 हो चुकी है मतलब हमने बाकी भाषाओं को जोड़ा है, जोड़ा है मतलब संशोधन। तो बेटा देखो आपके कौन से संशोधन हुए? आप कहोगे कि मैम सबसे पहले किया गया 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ, यानी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, और इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। तो कितनी हो गई? 15। फिर एक संशोधन हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहां मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूं, 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1992 में।
और इसमें जोड़ा गया नमक को। नमक मतलब न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी और क फॉर कोंकणी। तो आप नमक इसकी ट्रिक याद रख सकते हो, क्योंकि नमक को याद रखना आसान है, क्योंकि आप सभी घर में इसका डेली यूज करते हो। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, यहां से बात समझ आ रही है? आगे चलिए। अब यहां पे हमने फिर किया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 2003 और इसमें जोड़ा गया एसडीएम बाबू को। एसडीएम, एस मतलब संथाली, डी मतलब डोगरी, एम मतलब मैथिली और बी मतलब बोडो। तो कितनी हो गई मैम? अब हो गई 22। एसडीएम बाबू, एसडीएम बाबू। आज भी आपके यहां पर एसडीएम को गांव में बाबू बोल देते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अनुसूचियां, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आ गई समझ में? बढ़िया से। तो कितनी भाषाएं हो गई मैम? अब हो गई 22। आगे देखिए। अब भाई मैम 9th शेड्यूल। अब 8 थी तो 9th शेड्यूल को क्या किया गया है मैम? इसे एड ऑन किया गया है मैम। इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। जोड़ा गया तो संशोधन, जी हां, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। इसको अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी 1951 में। इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो जब इसको जोड़ा गया तो इसमें क्या है? इसमें मैम भूमि सुधार है, इसमें मैम लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स यानी जो हमारे यहां पर पहले जमींदारी सिस्टम चलता था, उस कानून में सुधार करके हमने उन सुधारों को कहां रख दिया है? तो आप कहेंगे कि मैम उनको हमने 9th शेड्यूल में रखा है, 9th शेड्यूल में रखा है। तो 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यहां तक बात समझ में आई? आ गई हो तो फटाफट थम्स अप करें। रोहित कुमार कह रहे हैं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं रोहित कुमार। 9th शेड्यूल के अंदर जो भूमि सुधार से संबंधित चीजें हैं उनको पहले कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। सीए का हिंदी है स्नेहलता जी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, थम्स अप आ गए हैं मैम, इसका मतलब आगे बढ़ जाइए। तो 10th शेड्यूल, 10th को भी क्या किया गया है मैम? एड ऑन किया गया है, इसको भी मैम जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है तो संशोधन जरूर हुआ होगा, जी हां। अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें मैम बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इस शेड्यूल के अंदर हमने रखा है दल बदलू लोगों के लिए बनाया है कानून, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब ऐसे एमपी और एमएलए जो दल बदलू होते थे, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो उनको रोकने के लिए कि भैया कोई ड्रामा नहीं चल रहा है कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में कभी सपा में, तुम्हारा जहां मन करता है घूमते रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे दल बदलू मतलब बार बार जो अपने दल को बदलते रहते थे। ठीक है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसमें किया गया था। उसके बाद भैया गांव में लगती है पंचायत, तो आपकी 11वीं में क्या है, 11 लोग मिलकर लगा रहे हैं पंचायत। मैम इसे भी एड ऑन किया गया है, और एड ऑन मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और ये संशोधन लागू कब हुआ, ये संशोधन एग्जीक्यूट कब हुआ, क्योंकि अभी बच्चा तुरंत बोलेगा 1992 नहीं मैम, 1993 नहीं बेटा, संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन ये संशोधन लागू 1993 में हुआ था। ठीक है बेटा तरसेंग, ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। तो इसमें और क्या है इसमें, तो मैम इसमें रखा गया है पंचायत को। पंचायत कहां होती है, गांव में, तो पंचायत 11 लोगों ने मिलकर क्या बना लिया, पंचायत बनाई। और इसमें पंचायत के लिए क्या रखा गया है, 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पंचायत काम करती है। मैम पंचायत क्या काम करती है, बेटा पंचायत गांव में सड़कों को देखती है, पंचायत गांव में बिजली की व्यवस्था को देखती है, पंचायत का काम गांव में स्कूलों की व्यवस्था को देखना है, पंचायत का काम गांव में जो गंदगियों से साफ करवाना है, पंचायत का काम गांव को एक तरीके से विकास की तरफ ले जाना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब एक लास्ट अनुसूची बची है, और वो कौन सी है मैम, 12 लोग बनाएंगे शहर में नगर पालिका। गांव में जो काम पंचायत करती है, शहर में वो काम वो नगर पालिका करती है। तो इसमें कौन सा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। ये कब लागू हुआ, तो मैम सेम 1993 में लागू हुआ। इसमें क्या है मैम, इसमें नगर पालिका है, इसमें मैम म्युनिसिपैलिटी है, इसमें मैम म्युनिसिपैलिटी है। इसके लिए कितने विषय हैं, इसके काम करने के लिए 18 विषय हैं। जो काम गांव में पंचायत करती है, वही काम शहरों में नगर पालिका करती है। अब आ जाते हैं, पहले इसका रिवीजन करवाओ मैम अब, और तुम्हें बोलना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सब तुम बोलोगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का काम खत्म, अब तुम्हारा शुरू। हम बनाते हैं एक रिवीजन स्लाइड, हम बनाते हैं एक रिवीजन स्लाइड। चलो बेटा, फर्स्ट, सेकंड, शॉर्ट में करना है रिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलो पहले सिक्स्थ तक करते हैं, 6 आप पहले कर लेते हैं, फिर 6। बताओ पहले वाले में क्या है, पहले वाले में बताओ जल्दी से क्या है, क्या लिखूं मैं पहली अनुसूची में, बोलते जाना है तुम्हें, यही रिवीजन है। शॉर्ट नोट बनाएंगे अब हम अनुसूची का, कि हमें शॉर्ट में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। बताओ जल्दी क्या है इसमें, जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया मैम, भारत। इसमें क्या है, भारत मतलब स्टेट 28 और 8 यूटीज, इसमें मैम भारत है। दूसरे में क्या है बेटा, दूसरे में, बहुत बढ़िया मैम, दूसरे में वेतन है। तीसरे में क्या है मैम, शपथ है। चौथे में बताओ क्या है, वेतन, शपथ, बहुत बढ़िया। चौथे में बताओ, तुम्हारी बारी है, अब मेरी बारी खत्म।
बारी बारी से गेम खेलना है ना, बताओ चौथे में क्या लिखूं? बहुत बढ़िया, बस हिला दो कमेंट बॉक्स को पूरा बढ़िया करके, तहलका मचा देना है। जैसे पेपर में तहलका मचा रहे हो, मतलब सॉरी, जैसे क्लास में तहलका मचा रहे हो, ऐसे पेपर में भी तहलका मचाना, ठीक है? बहुत बढ़िया। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है मैम, सीटों का आवंटन। और पांचवे में क्या है? अरे वाह मैम, पांचवे में भी एडवांस बता रहे हैं, SC ST इनका प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। छठे में क्या है? छठे में बताओ जल्दी, छठे में क्या है? बहुत बढ़िया मैम, केबल ST इनका प्रशासन एवं नियंत्रण कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, या पहले लिखेंगे त्रिपुरा ट्रिक के हिसाब से, मेघालय और मिजोरम। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शाबाश बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ में क्या है बताना जल्दी, सेवंथ बताओ, एट्थ बताओ, सेवंथ में क्या है? सेवंथ बताओ जल्दी। सातों दिन झगड़ा कौन कर रहा है? बहुत बढ़िया मैम, केंद्र एवं राज्य झगड़ा करते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। शाबाश। एट्थ शेड्यूल में क्या है बेटा? एट्थ शेड्यूल में क्या है? बहुत बढ़िया मैम, लैंग्वेज, भाषाएं हैं मैम। उसके बाद बताओ नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में क्या है? बहुत बढ़िया मैम, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। शाबाश, भूमि सुधार। और मैम अब बताओ बेटा 10वें में क्या है, 11वें में क्या है, 12वें में क्या है? बताओ। तुम कहते हो याद नहीं होता, सब तो तुम्हें याद हो गया है। बहुत बढ़िया। 10वें में क्या है बताओ? शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया मैम। 10वां दल बदल, दल बदल है, बहुत बढ़िया। 11वें में क्या है बेटा? 11वें में क्या है? पंचायत, बहुत बढ़िया। 12वें में क्या है? 12वें में बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, नगर पालिका। अब आ जाओ संशोधन का रिवीजन कर लो, संशोधन। चलो बताओ, सिंधी भाषा के लिए कौन सा संशोधन, मणिपुरी के लिए कौन सा संशोधन, और संथाली के लिए कौन सा संशोधन? और बताओ कि आपकी 9वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन, 10वीं में कौन सा, 11वीं में कौन सा और 12वीं में कौन सा संशोधन? अरे वाह मैम, सिंधी के लिए लिख दो फटाफट 21वां संविधान संशोधन। और मणिपुरी के लिए बेटा, मणिपुरी के लिए कौन सा लिख दूं? मणिपुरी के लिए कौन सा लिख दूं? 71वां लिख दो मैम, बहुत बढ़िया। 71वां 1992।
और संथाली के लिए 92 2003 लिख दो, दोनों का आंसर। भूमि सुधार 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी बच्चे? भूमि सुधार याद करा दिया तुम्हें क्लास में, बहुत बढ़िया मैम। प्रथम संविधान संशोधन 1951 हो गया मैम। 10वें में कौन सा लिख दूं बेटा? 10वां भी बता दो जल्दी। पंचायत में 73वां लिख दो, बहुत बढ़िया। नगर पालिका बताओ और दल बदल बताओ, बहुत बढ़िया मैम। दल बदल 52nd लिख दो, शाबाश। और नगर पालिका का क्या लिख दूं बच्चे? तो मैम इसका 74 लिख दो। अब आ जाओ, कल का रिवीजन बाकी है। चलो बताना बेटा, संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ये भी रिवीजन स्लाइड है, क्योंकि कल मैंने वादा किया था, है ना, कि कल का भी रिवीजन करवाऊंगी मैं। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? एकल नागरिकता को कहां से लिया है? मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? आंसर करते जाओ। फंडामेंटल राइट्स। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली हैं? 5 ईयर प्लान्स। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। महाभियोग कहां से लिया है? महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, ये कहां से लिए हैं हमने? बताइए कहां से लिया है इनको? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन। जुडिशियल रिव्यू, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन। और मौलिक अधिकार बताइए कहां से लिए हैं? बहुत बढ़िया मैम, यूएसए। मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान, रशिया, रूस से। डीपीएसपी, आयरलैंड से। महाभियोग बताओ, महाभियोग। महाभियोग कहां से लिया है? महाभियोग बताइए मैम, यूएस से। क्या बात है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें याद नहीं है ये सब। तुमने कल मुझे कहा कि तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव बताइए, किसका पड़ा है? फिर मुझे बताइए कि हमारे संविधान में जो आपका कह सकते हैं, हाँ, संविधान संशोधन कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया है? आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं? चलो बताओ। बहुत बढ़िया मैम, 1935 के अधिनियम का है, 1935 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? बहुत बढ़िया मैम, साउथ अफ्रीका।
यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया है और बताना। 3 प्रकार के न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में, ये कहां से लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहां से लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हमने कहां से लिया है? यानी आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया गया है? तो आपने कहा कि आपातकालीन उपबंध में जर्मनी से। 3 प्रकार के न्याय कहां से लिए हैं? रूस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहां से लिया है? बहुत बढ़िया मैम, फ्रांस से। तुम तो कह रहे थे तुम्हें याद ही नहीं होता है भाई, तुम तो कह रहे थे तुम्हें याद ही नहीं होता है। फिर आंसर किसने दिए हैं? तुमने दिए। हिंदी में लिखो बेटा, ये क्या लिखा है? फिर हिंदी नहीं लिखी तो हिंदी और कैसे लिखते हैं तुम्हारी तरह? तुम बताओ, तुम्हारी भाषा में हिंदी ही तो लिखी है ये, ठीक है। और अब तुम्हारा अगला टॉपिक होगा प्रस्तावना। क्लास में ही याद कराऊंगी तुम्हें। फिर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम पढ़ेंगे। अब तुम्हें समझ आया कि याद कैसे करना है? ऐसे ही करना है, रटना नहीं है। चलो, अब तुम्हारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अगली क्लास में ही करूंगी, लेकिन इसका बेसिक्स तो पूछ लूं तुमसे। प्रस्तावना या उद्देशिका, या जिसे तुम कहते हो प्रीएम्बल, या जिसे तुम कहते हो प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना और उद्देशिका अलग अलग नहीं है मैम, एक ही है मैम, ठीक। तो चलो भाई, अब मुझे इसी बात पे शानदार तरीके से बता दो कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है? आपने प्रस्तावना का आइडिया किस देश से लिया था? प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज आपने किस देश से ली थी? उसके बाद बताइएगा प्रस्तावना का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ प्रीएम्बल ये क्या है? इन तीनों के आंसर तुम्हारी नोटबुक में है। तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा मैंने जो तुम्हारी नोटबुक में नहीं है। तो अब तुम बोल रहे हो कि मैम यहां लिखो फटाफट यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इसका विचार लिया है, और भाषा मैम हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलो लिख दिया मैंने। अब बताओ कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है? जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा समझ लो कि बस प्रस्तावना का उद्देश्य बताओ फटाफट से। सॉरी, स्रोत। स्रोत क्या है आपकी प्रीएम्बल का? ये नहीं बता पा रहे हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। तो ये अभी तुम्हें पता है, अभी मैं बताऊंगी तो तुम कहोगे अरे अरे वाह, मिल गए। रवि कुमार ने कह दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्या बात है, बिल्कुल सही है मैम। स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव, स्रोत है मैम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। शाबाश रवि कुमार, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये मैम हमारी प्रस्तावना का स्रोत है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारी प्रस्तावना है। चलो इसी बात पे 2 प्रश्नों का उत्तर देते देते बाय बाय कर देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ ये बताओ। उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसे कब स्वीकार किया गया ये बताओ, और इसे किसने पेश किया ये भी बता दो। तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और यहां पे तुम्हारी प्रस्तावना चैप्टर में क्लियर भी हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए बाय बाय करते हुए चले जाना, ठीक है। तो आप बताइए कि इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, 13 दिसंबर 1946। और एक्सेप्ट कब किया गया था बेटा जी? बहुत बढ़िया मैम, 22 जनवरी 1947। और पेश किसने किया था बेटा? सही सही बताना, गलत मत बताना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्या बात है। अब बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे
मंडे को। और ध्यान रखना, इस संडे तुम्हें छूट है, लेकिन अगले संडे से तुम्हें छूट नहीं होगी। क्यों मैम? क्योंकि तुम्हारा पेपर जल्द होगा और मैं तुम्हें सिलेबस टाइम से कराऊंगी, तब तुम्हारी हिस्ट्री शुरू होगी। तो अगले बार संडे भी तुम्हारी क्लास चलेगी। मुझे तुम्हारा थोड़ा सा कोऑपरेट मतलब मुझे कर देना। क्यों कर देना? ताकि मैं तुम्हारा सिलेबस बढ़िया से शानदार से करा सकूं और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो अपनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी स्माइली करके ज़रूर जाना। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और भाई सम्मान समारोह में तुम्हारा इंतजार रहेगा, क्योंकि सम्मान समारोह में तुम्हें आना ही आना है और वो तुम आओगे ही आओगे, क्योंकि तुम्हारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। इसी जुनून के साथ तुम्हें पढ़ना है, इसी जुनून के साथ खुद को तैयार करना है। ये शब्द कभी अपने दिमाग में मत लाना कि मेरा नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। तुम्हारा नहीं होगा तो और किसका होगा? तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। यही बस अपना एक उद्देश्य बनाकर अपनी पढ़ाई करना। आज के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।